जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 1 अप्रैल है, नया महीना शुरू हो रहा है और मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि सीरियसली पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अब यहाँ पर समय जो है वो कम होता जा रहा है। तो अब से आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब से आपको करंट अफेयर जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और जो आपकी प्रिपरेशन है वो अगर आप स्ट्रैटेजिकली फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो स्ट्रैटेजी भी ज़रूर बनाइए। तो मैं इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और नए महीने में एंटर होने की भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। आज भी हमारे पास कई सारी न्यूज़ है, जैसे कि रशिया, यूएसए, ये हम यहाँ पर न्यूज़ देखेंगे। देन अफवाह जो है वो जो हटाया गया है उसके बारे में जानेंगे और उसी के साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले यहाँ पर आईएएस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड आपको जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। यहाँ पर जीएस 1 में आपको इतने सारे कोर्सेज, मतलब कंप्लीट कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 2 में भी कंप्लीट कोर्सेज है, जीएस 3 में भी कंप्लीट कोर्सेज है, जीएस 4 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्लस आपको बोनस जो कोर्सेज है वो भी देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ आप अगर 2 साल का कोर्स लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलेगा। तो इसीलिए, और 2 साल के कोर्स पर जो डिस्काउंट है वो भी चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो जितने भी कोर्सेस है सभी यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सभी कुछ देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस में है, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हर सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर आप अगर जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो दिखाई देगी। उसमें जाओगे तो आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे एंड प्लान परचेज करके कोर्सेज को एंजॉय कीजिए और अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए। आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये जो कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, मतलब कंट्री का नाम बोलिए, कैपिटल बोलिए, जो करेंसी बोलिए। उसी के साथ साथ अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको पता है तो वो आप लिख सकते हो, और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप लिख सकते हो। एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें यहाँ पर अफ्स्पा नॉर्थ ईस्ट ये देखने को मिलता है। तो ये आर्टिकल हम देखेंगे। यहाँ पर इंडिया मेरीटाइम डील श्रीलंका के साथ यहाँ पर साइन की है, तो उसके बारे में जानेंगे। ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं, एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक भी एडिटोरियल जो है वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से आज काम का नहीं है। तो इसीलिए पूरी तरीके से मैं यहाँ पर जितने भी एडिटोरियल्स हैं उनको खारिज करता हूँ और ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक एक यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं और अच्छे तरीके से इन डेप्थ उसका एनालिसिस जो है वो करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सरकार जो है उन्होंने आसाम और मणिपुर में जो सेना है उनकी शक्तियों को कम किया है। अब शक्तियों को कम क्यों किया है और क्या है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सेंटर ने जो डिस्टर्ब्ड एरिया आफ्सपा के अंडर में आते हैं, जैसे नागालैंड, आसाम, मणिपुर, उनको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, उनको यहाँ पर कम कर दिया है। मतलब अब जो एरियाज है कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ एरियाज जो आफ्सपा के अंडर में आते थे, जो यहाँ पर हमारे आर्मी के अंडर में आते थे, उनको अब यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मसला, उसको यहाँ पर समझना जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अमित शाह उन्होंने ट्वीट भी किया है कि रिडक्शन इन द एरियाज अंडर आफ्सपा इज रिजल्ट ऑफ द इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन एंड फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ड्यू टू कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड सेवरल अग्रीमेंट्स to end insurgency and bring lasting peace in northeast by PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। यहाँ पर उनके द्वारा बोला क्या गया है कि जो आफ्सपा को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है, ये बेसिकली जो सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हुई है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कंसिस्टेंट एफर्ट जो यहाँ पर लाए गए हैं इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, उसकी वजह से जो हमें आफ्सपा है वो आज हम रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जो सेंटर है उन्होंने थर्सडे को सिग्निफिकेंटली जो फुटप्रिंट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के
1958 के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको रिड्यूस कर दिया है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता रहने चाहिए कि काफ़ी लोग जो है उनको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पता ही नहीं है। जो कैपिटल है वो भी काफ़ी कंफ्यूज करती है, इसलिए उसके बारे में पता रहना चाहिए। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर, आसाम है, दिसपुर, मेघालय है, शिलोंग। देन उसके यहाँ पर नागालैंड आता है, कोहिमा, यहाँ पर मणिपुर आता है, इम्फाल, मिजोरम आता है, ऐजवाल, त्रिपुरा आता है, अगरतला। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आफ्स्पा है इसको ड्रैकोनियन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको कुछ स्पेशल पावर मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं पर भी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पर अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर क्या सोल्जर या आर्मी हम पर सीधा अटैक कर सकती है, हम पर सीधी गोली चला सकती है, हमें सीधा मार सकती है? तो इसका जवाब रहेगा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जो है वो निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है तो उसके बाद भी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर ये ना हो तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वॉयलेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य में जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर अगर आफ्स्पा लगाया गया है तो वो सिचुएशन में जो हमारी आर्मी है या फिर हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस है उनको यहाँ पर स्पेशल पावर मिल जाती है। और स्पेशल पावर के तहत जिस पर भी उनको शक होता है सीधी वो गोली चला सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि उनको वार्निंग जो है वो देनी पड़ेगी, लेकिन वार्निंग दी है नहीं दी है ये कहाँ से पता चलेगा? तो सीधे तरीके से यहाँ पर शूट करने का जो आदेश है वो यहाँ पर उनको मिल जाता है और जिसे चाहे उसे वो शूट कर सकते हैं जिस पर भी संशय हो। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाते हैं कि जहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लगाने का जो जिम्मा होता है ये बेसिकली गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर लगा सकते हैं। गवर्नर को अगर लगता है कि भाई कोई जो एरिया है डिस्टर्ब्ड एरिया हो रहा है तो वहां पर वो लगा सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर लगा सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आर्मी को स्पेशल पावर देती है। देखिए, मेंस में जब आप लिखते हो तो उसमें आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपके सामने पूरा मैंने मेंस ओरिएंटेड जो है वो डेटा यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर पावर मिलती है आर्मी को, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, टू शूट, टू किल, सर्च हाउसेस, डिस्ट्रॉय एनी प्रॉपर्टी। जो हाउस है वो भी सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया में वो रह रहे हैं, जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है वहां पर कोई इंसर्जेंट एक्टिविटी हो रही है। आसपा इन्वोक किया जाता है जब मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी जो है किसी भी टेरिटरी में हमें देखने को मिलती है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अगर हम देखते हैं तो वहां पर कई बार इंसर्जेंसी जो है वो हमें देखने को मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सस्पिशन होता है कि भाई यहाँ पर कुछ शंका हो रही है, उसी बेसिस पर उनको अरेस्ट जो है वो कर लिया जा सकता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है लीगल इम्यूनिटी उन्हें मिलती है कि जो भी उन्होंने डिस्टर्ब्ड एरिया में किया है, किसी भी व्यक्ति को मारा है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, तो उन्हें इम्यूनिटी मिलती है, उनके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं की जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट यहाँ पर जो मिलिटेंसी है, जो इंसर्जेंसी है, उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जाना चाहिए, ये यहाँ पर इसका हवाला जो है वो दिया जाता है। तो क्रिटिक्स यहाँ पर कई बार बोलते हैं कि इसमें जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो देखने को मिलता है, लेकिन खैर जब इंसर्जेंट एक्टिविटीज होती है तो वहाँ पर नहीं बताया जाता है, ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन यहाँ पर मिलिटेंट है, कौन यहाँ पर आम नागरिक है, कौन किसके अगेंस्ट में क्या कर देगा। इसके वजह से यहाँ पर आफ्स्पा के तहत यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस है उनको स्पेशल पावर दी जाती है। नाउ जब एक्ट जो है वो पावर में होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर ओपन फायर जो है वो कर सकती है ना, लेकिन उन्हें प्रायर वार्निंग जो है वो देनी पड़ेगी सस्पेक्ट को कि भाई रुक जाओ, देखो मैं आपके ऊपर फायर कर दूंगा, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3 ढूम। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ओपन फायर जो है वो भी किया जा सकता है। कई साल से कई ऐसे राज्य हैं जो हमें आफ्स्पा के अंडर में देखने को मिल रहे थे। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो ये आफ्स्पा के शैडो में नियरली 60 ईयर्स से हमें देखने को मिल रहे थे। अब इसकी वजह से क्या होता है, फीलिंग ऑफ एलिनिएशन जो है वो आ जाता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसा समझते थे कि यार हम कनेक्टेड ही नहीं है इंडिया से, है ना, आज अगर हम बाहर निकल गए तो कोई भी यहाँ पर हमला कर सकता है। और जब ये केस जो है वो गया था तो उस समय पर ये भी देखा गया कि कई सारे फेक एनकाउंटर जो है वो भी यहाँ पर किए गए थे। तो ये भी एक डर जो है वो रहता है, इसलिए इसको ड्रैकोनियन जो है वो भी कहा जाता है कि भाई ये बहुत खतरनाक है, ये आफ्स्पा जो है
कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है ना। तो गलत इंसान को भी कभी कभार जो है वो शूट कर दिया जाता है, क्योंकि लीगल इम्यूनिटी यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है। अब देखिए, पिछले कुछ साल से अगर हम देखें, पिछले कुछ डिकेड से अगर हम देखें, तो जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है। और इसी वजह से यहाँ पर जो आफ्स्पा है उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जगहों पर जो आफ्स्पा है ये अभी भी कायम है, कौन कौन सी जगहों पर लिफ्ट कर दिया गया है, कौन कौन सी जगहों पर फुली लिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर हम ये वाला एरिया देखते हैं जो एकदम लाइट शेड में एरिया है, वहाँ से आफ्स्पा जो है उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा ये वाला इलाके देखते हैं तो यहाँ पर पार्शली जो है वो लिफ्ट किया गया है। और अगर हम डार्क वाला इलाका देखते हैं तो वहाँ पर अभी भी जो आफ्स्पा है वो हमें फोर्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नागालैंड अगर हम देखें तो विड्रॉ कर दिया गया है टोटली फ्रॉम 3 डिस्ट्रिक्ट एंड पार्शली फ्रॉम 4। विड्रॉल जो है 25% ऑफ द स्टेट एरिया जो है ये कवर करता है। वही अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से पार्शली लिफ्ट किया गया है 6 वैली डिस्ट्रिक्ट से, और हिल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर अभी भी हमें जो आफ्स्पा है वो देखने को मिलता है। एंड आसाम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फुल्ली 23 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से लिफ्ट कर दिया गया है, और कुछ एरियाज जो है वहाँ पर अभी भी हमें पार्शियली देखने को मिलता है। तो मतलब हेल्दी जो एरिया है वो यहाँ पर आसपास से बाहर निकाला गया है। अब इससे क्या होता है, इससे कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जब इतना ड्रैकोनियन है, इतना खतरनाक है, तो फिर ये लगाया क्यों जाता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, कई ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहाँ पर हमें इंसर्जेंसी जो है वो देखने को मिली है। मतलब कई सालों से जो उठाव है वो हुआ है, अलग स्टेट की मांग की गई है, अलग कंट्री की मांग की गई है, और ये मांग के चलते कई बार लोगों ने अपने हाथ में हथियार उठाए हैं और जो सरकार है उनके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया है। और इनको यहाँ पर कम करने के लिए, इनको यहाँ पर दबाने के लिए जो आफ्स्पा है उसको लाया गया, जिससे कि यहाँ पर जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। अब देखिए, इसके ऊपर जो कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी फाउंडेशन कोर्स ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, इस पर मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें, मतलब ये अगर आप कोर्स देखोगे तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी कवर की गई है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यूपीएससी का जो पेपर आया है, मतलब समझ लीजिए जो इस साल का आया है, पिछले साल का आया है, मेंस का पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में हमें देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पर यूपीएससी मेंस का पेपर आया है उसमें से जितने भी क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी पे आए हैं, सभी के सभी जो हमारा कोर्स है उसी में से क्वेश्चन जो है वो निकले हैं, जिसका मैंने प्रूफ जो है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स कंटेंट में जितना भी कोर्स है कंप्लीट अवेलेबल है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है वो भी यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। देन उसके बाद यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जो है वो देख सकते हो, यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वेरियस आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं, रिविजन करने में आसानी होती है। तो अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी का कंप्लीट कोर्स चाहिए और आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये जो कोर्स है ये फॉलो कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो भी देखने को मिलते हैं। मतलब फाउंडेशन कोर्स में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर 24 मंथ्स का, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 साल का कोर्स जो है उस पर आपको ऑफर देखने को मिल रही है। तो 2 साल का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी लो प्राइजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और इसमें भी अगर आप कोड यूज़ करोगे IS बनो तो और 10% डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा। तो इसमें आपको जितने भी कोर्सेस है, मतलब यहाँ पर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, गवर्नेंस, एथिक्स, जियोग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, देन इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, मतलब जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट मतलब GS 1 2 3 4 सब कवर किया गया है। तो मज़ा आ जाएगा आप सभी को, और उसी के साथ आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए विजिट कीजिए आप dmacademy.in। इस वेबसाइट से आप वेरियस कोर्सेज जो है उनको परचेस कर सकते हो और अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आफ्स्पा यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए है, इंसर्जेंसी को रोकने के लिए है, तो फिर ये इतना अनपॉपुलर क्यों है लोगों के बीच में? क्योंकि देखिए, जो नागालैंड है यहाँ पर लोग 60 साल से आफ्स्पा के अंडर में रह रहे हैं, और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रॉमा, एलिनिएशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, तो एक रिट पिटिशन जो है जो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में 2012 में, उसके तहत काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो भी देखने को मिली है। मतलब बेसिकली फेक इनकाउंटर जो है वो भी देखने को मिले हैं। और जब वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, यहाँ पर फेक एनकाउंटर जो है वो हुए हैं। तो इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो डरे डरे रहते हैं, जो एलिनिएशन है वो देखने को मिलता है। और कई बार ये भी कहा गया है कि जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ है वो वायलेंट होने के पीछे जो आफ्स्पा है
ये लगाना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी वजह से जो आफ्स्पा है वो लगाया गया है और उसकी वजह से जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है वो और ज़्यादा वायलेंट हो गई है। कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आफ्स्पा के अगेंस्ट में आवाज़ भी उठाई और उसी के साथ साथ कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग सफल नहीं हो पाए। 2004 में अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 मेंबर कमेटी जो उसका गठन किया था और उस गठन के तहत यहाँ पर रिकमेंड किया गया कि आफ्स्पा जो है उसको यहाँ पर रिपेल कर देना चाहिए, क्योंकि हाईली अनडिज़ायरेबल है और जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। देन उसके बाद जो कमिटीज़ है, वेरियस कमिटीज़ है जो उसके बाद भी आई, उन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिए कि जो आफ्स्पा है उसको हटा देना चाहिए। और फाइनली अभी जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कम हो रही है, जब इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ कम हो रही है, तो अब आफ्स्पा जो हटाया जा रहा है तो ये अब यहाँ पर राहत जो है वो लोगों को ज़रूर देगा। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। आसाम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट ये इनिशियली यहाँ पर प्रोमलगेट किया गया था नागालैंड 1955 में, जिससे कि जो नागा अपराइजिंग है उसको सप्रेस किया जा सके। ये एक्ट को मिनी आफ्स्पा जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये सेम पावर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करता है जो कि आफ्स्पा में मिलती है। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो होल या किसी पार्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑफिशियल गैजेट के तहत डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर आफ्स्पा की बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है। वही अगर हम डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट देखते हैं तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास पावर होती है। तो ये कई बार आपको प्रीलिम्स में घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अमेरिका के तरफ से एक बहुत ही विवादित बयान आया है कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो रूस भारत के बचाव में नहीं आएगा। क्यों ऐसा कहा गया है अमेरिका के द्वारा, सारी चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रशिया वोंट कम टू इंडियाज डिफेंस इफ चाइना वॉलेट्स LAC अगेन। आप सभी को पता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, मतलब जो कश्मीर हमें देखने को मिलता है, अभी अगर हम देखें तो लद्दाख जो हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो LAC है वहाँ पर चाइना हमेशा वॉयलेशन करता रहता है। मतलब वहाँ पर हमें स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिलता रहता है। अभी हाल ही में भी हमें स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। तो यहाँ पर USA के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई तुम अगर रशिया का इतना समर्थन करोगे, अगर तुम रशिया का इतना साथ दोगे, जो हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, फिर भी अगर आप रशिया जो है उससे ऑयल खरीदते रहोगे, तो फिर यहाँ पर हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर चाइना आप पर हमला करेगा तो रशिया आपके बचाव में नहीं आएगा। आप जो उसको दोस्त मान रहे हो वो आपके बचाव में नहीं आएगा। ऐसी चीज़ यहाँ पर कही गई है USA के डेप्यूटी NSA के द्वारा। देखिए, यहाँ पर डेप्यूटी NSA जो है ये यहाँ पर काफ़ी क्लोज माने जाते हैं जियो बिडेन के, और उसी के साथ साथ जितने भी सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, वो सभी यहाँ पर इनके ही द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। इसीलिए इनके द्वारा जो भी यहाँ पर बयान दिया जा रहा है, और इतना इतना ब्लंट तरीके से बयान देना, ये भी अपने आप में एक विवादास्पद है, क्योंकि इस तरीके से इंटरनेशनल स्फीयर में जब कोई वॉर चल रहा है तो ये इस तरीके का बयान एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो भी यहाँ पर खड़ी कर देता है। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, जो वॉर है वो चलता जा रहा है। और ये जो वॉर है अब यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बजाय जो रशिया वर्सेस वेस्ट है ये बन चुका है। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो सामने आ रही है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है यूक्रेन को यहाँ पर साथ दे रही है अपने आर्म्स, एनिमेशंस ये सब प्रोवाइड करके। अब ऐसे सिनारियो में जो USA है उसने रशिया पर बहुत ही बुरी तरीके के सैंक्शंस लगाए, स्विफ्ट बैन कर दिया, जिससे कि वो किसी भी तरीके का जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो ना कर सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिससे कि रशिया की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश की गई। और इसका असर जो है वो भी हमें देखने को मिला कि रशिया का जो रूबल है उसकी वैल्यू सीधी गिर गई। उसी के साथ साथ जो रशिया की इकोनॉमी है वो भी बहुत बुरी तरीके से गिर गई। और इसीलिए अब रशिया चाह रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर फिर से रिवाइव करे। फिर से रिवाइव करने के लिए जो ऑयल है वो उसे बेचना ज़रूरी है, लेकिन बेचेगा कैसे? सब कुछ यहाँ पर सैंक्शन लगाए गए हैं कि भाई आप डॉलर्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, आप स्विफ्ट के ज़रिए मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सिनारियो में रशिया किसी को भी ऑयल बेचेगा तो बेचेगा कैसे? और इसीलिए यहाँ पर रशिया जो है उसको भारत की, अपने ऑल वेदर फ्रेंड की याद आती है, और वो बोलता है कि रशिया
इंडिया तुम हमसे ऑयल खरीदो, हम तुमको डिस्काउंट में देगा। तो यहाँ पर इंडिया जो है, जो खुद यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेज जो इतने बढ़ रहे हैं उसे जूझ रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, दिन पे दिन कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसकी वजह से जो पेट्रोल है, जो डीजल है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके दाम यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के चलते अब भारत भी यहाँ पर जो ऑयल है अगर उसे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है तो वो क्यों ना परचेस करे। और इसी यहाँ पर भारत जो है वो भी राजी हो जाता है कि चलो यार ठीक है, हम यहाँ पर आपसे ऑयल जो है वो परचेस कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि पेमेंट जो है वो कैसे करेंगे, क्योंकि डॉलर जो है उसमें पेमेंट किया नहीं जा सकता है। उसी के साथ साथ हम आपको अगर ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट करना चाहे तो ऑनलाइन भी पेमेंट नहीं किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ों की जो पेमेंट है वो रुकी हुई है। और इसीलिए हाल ही में रशिया के द्वारा ये भी कहा गया था कि भाई आपको काफ़ी सारा पैसा जो है, मतलब हज़ारों करोड़ रुपए जो है वो आपको देने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि आप पेमेंट जो है वो कर दो। अब इंडिया का ये बोला भाई पेमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना, ये तो समस्या यहाँ पर है ही ना। तो लेकिन यहाँ पर रशिया जो है उनके द्वारा यहाँ पर ऑफर किया गया स्विफ्ट का अल्टरनेटिव कि भाई आप स्विफ्ट के जरिए पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हो ना, तो हम आपको यहाँ पर एक अल्टरनेटिव देते हैं जहाँ पर आप रूबल पेमेंट जो है वो कर सकते हो। कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है। जो रूपी रूबल डिनोमिनेटेड पेमेंट्स है वो आपको रशिया के मैसेजिंग सिस्टम SPFS के जरिए करना है। इसके जरिए आप आसानी से जो पेमेंट है वो कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट तो खत्म नहीं हुआ है ना। यहाँ पर बेसिकली जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है ये यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि स्विफ्ट यहाँ पर क्या करता है, जो सर्विस है अपनी प्रोवाइड करता है कि अगर किसी को इंटरनेशनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है तो उसमें स्विफ्ट हेल्प करता है, इसलिए हमें स्विफ्ट नंबर लगता है। लेकिन यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो रूपी रूबल डिनोमिनेटेड पेमेंट जो है वो यहाँ पर रशिया के मैसेजिंग सिस्टम SPFS इसके जरिए हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा रशिया के द्वारा कहा गया। नाउ अब यहाँ पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया में अराइव होते हैं। जो यहाँ पर यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके संदर्भ में यहाँ पर थोड़ी बातचीत जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और यूएसए को पहले से ही पता है कि भाई इंडिया जो है वो थोड़ा रशिया की तरफ झुका हुआ है। क्यों, क्योंकि कई बार इंडिया ने एब्सटेंड कर दिया है वोटिंग से। जब भी यहाँ पर वोटिंग हुई है रशिया के अगेंस्ट में तो इंडिया ने एब्सटेंड कर दिया है। तब से ही जो यूएसए है वो अपने बयान पर बयान देता जा रहा था कि जिससे कि इंडिया जो उस पर थोड़ा दबाव बनाया जा सके और इंडिया जो है वो झुक जाए। लेकिन इंडिया जो है वो भी तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि भाई पुष्पा समझ के फ्लावर समझा गया, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। तो इसीलिए इसी की तारीफ जो है वो इमरान खान के द्वारा भी की गई थी अभी हाल ही में, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, कि इंडिया काफ़ी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनाता है। मतलब क्वाड का मेंबर है जहाँ पर यूएसए जो है वो इसका अलाय है, लेकिन उसके बावजूद जो रशिया है उससे ऑयल जो है वो भी परचेस कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इससे इंटरनेशनल स्फीयर में हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर जब ऑफिशियल विजिट होती है तो और ज़्यादा अंगार यहाँ पर यूएसए को लग जाती है। और इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर यूएसए जो है उसके द्वारा इस तरीके का बयान जो है वो दिया जा रहा है कि भाई अब मतलब पहले ऐसा था कि पहले सैंक्शन लगाने की बात कर दो, पहले फाइनेंशियल लॉस की बात कर दो, पहले इंडिया को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करो। लेकिन उन्होंने देख लिया कि यार इंडिया जो है तो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस नहीं रहा है, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर इंडिया को जो सिक्योरिटी ट्रैप है उसमें फंसा दो। इंडिया को बोलो कि भाई चाइना ने अगर तुम पर अटैक कर दिया तो रशिया तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। इनडायरेक्टली यूएसए जो उसका ये बोलना है कि भाई हम तुम्हारी मदद हम करेंगे और हम तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, इसलिए हमारे साथ तुम अच्छे से रहो, हमारे साथ तुम खेटे मत लो, हमारे साथ तुम धोखा मत करो। लेकिन लेकिन एक चीज जो है वो सीधी सीधी दिख रही है कि यहाँ पर अगर इतना ही यूएसए जो है वो हेल्प करता तो जो यूक्रेन में इतनी बुरी तरीके से हमले हो रहे हैं तो फिर उसको सीधा वो हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ तो बड़ी नाटो नाटो की दुहारे लगा रहा है ना। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर हमें वैसे भी जो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से कोई यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा भी नहीं। यहाँ पर रशिया का भी साथ नहीं चाहिए, हमें यूएसए का भी साथ नहीं चाहिए अगर चाइना जो है वो अटैक करता भी है तो, क्योंकि यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो हमेशा लग जाता है। और चाइना भी अगर आप देखोगे तो अभी लेटली वो हांगकांग पर ज़्यादा ये करेगा, ताइवान पर ज़्यादा फोकस करेगा रेदर देन कि वो इंडिया जो है उसकी ज़मीन हड़पने की कोशिश करे। तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा इस तरीके का, जिस तरीके रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उस तरीके का हमला हुआ, ऐसे हमें लेटली यहाँ पर कोई भी जो सिनारियो है वो देखने को मिल नहीं रहा है। इसलिए हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसी के साथ साथ हमारे पास इतने वेपन्स हैं कि हम यहाँ पर जो चाइना है उससे भी लड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर अब यहाँ पर ये जो बयान है इसको किस तरीके से हम ले सकते हैं। देखिए रशिया जो है, क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। रशिया से हम काफ़ी सारे
डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो खरीदते हैं, हम ऑयल जो है वो परचेस कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रशिया पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, यूएसए के साथ भी अगर हम देखें तो हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, हमारा सरप्लस चल रहा है। लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देखते हैं तो जो यूएसए है वो तो पाकिस्तान को इतने वेपनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, इतने वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो क्यों कर रहा है? वो अगर रोक दे तो हम यहाँ पर अपने आप जो हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, उससे यहाँ पर आराम से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ यहाँ पर बराबर डील कर रहा है, उसको बराबर मिलिट्री पहुंचा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जब रशिया की बात आ रही है तो भाई रशिया तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। हमें रशिया की हेल्प किस चीज में चाहिए? डिप्लोमेटिक हेल्प में चाहिए। यहाँ पर यूएनएससी अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वहां पर रशिया के पास वीटो पावर है और रशिया ने हमेशा हमारी हेल्प की है वीटो के जरिए। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में जो भी यहाँ पर प्रावधान लाए जाते हैं उसको रशिया के द्वारा वीटो कर दिया जाता है। और इसके लिए हम यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं यूएसए पर कि यूएसए जो है वो हमारे अगेंस्ट में वीटो कर दे, हमारे लिए वीटो कर दे। लेकिन रशिया पर हम कंप्लीट डिपेंडेंट रह सकते हैं कि हाँ भाई रशिया जो है हमारी कंप्लीटली हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर भले ही जियो बिडेन जो है वो उसका बोलना है या फिर जो यूएसए उसका बोलना है कि रशिया हेल्प नहीं करेगा अगर चाइना ने अटैक किया, लेकिन जो रशिया है वो एक काफी अच्छे मीडिएटर का रोल जरूर प्ले कर सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर रशिया का फेवर कर रहा है और इंडिया जो है वो भी काफी अच्छा रशिया का दोस्त है। तो ऐसे सिनारियो में अगर इन दोनों में लड़ाई होती है या कुछ स्टैंड ऑफ होता है तो उसमें रशिया जो है काफी अच्छे एक मीडिएटर का रोल जरूर प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर हमें यूएसए के बजाय जो रशिया है उसकी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो जियो बिडेन बोल रहे हैं कि भाई चाइना ने अगर अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ पर यूएसए और चाइना की बिल्कुल नहीं पटती है, उनका 36 का आंकड़ा है। तो वो भी नहीं चाहता है, अगर यूएसए आप देखोगे तो वो भी नहीं चाहता है कि ये जो एरिया है, पैसिफिक ओशन बोलिए, इंडियन ओशन बोलिए, बेसिकली एशिया में बोलिए, यहाँ पर चाइना का वर्चस्व बने, चाइना का दबदबा बने। इसीलिए अब यहाँ पर अगर वो ऐसा चाहता है तो यूएसए को इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रशिया जो है उसके साथ वो जा नहीं सकता है। तो बचा कौन? एक पावरफुल कंट्री सिर्फ इंडिया बची है। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया को यूएसए की या रशिया की जरूरत नहीं है चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन यूएसए को चाइना के अगेंस्ट में इंडिया की जरूर जरूरत है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टांस हमें देखने को मिलता है इंडिया का कि इतने जब बयान पे बयान आ रहे हैं यूएसए की तरफ से, इतने जब कठोर बयान पे बयान आ रहे हैं, स्टिल यहाँ पर इंडिया जो है वो उसी पर्सपेक्टिव पर खड़ा है जो उसके लिए हितकारी है, वो कर रहा है। तो इससे एक इंडिपेंडेंट स्टैंड जो है जरूर पता चलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिए और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत और श्रीलंका ने साइन किया समुद्री बचाव केंद्र पैक्ट। यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट जो है ये साइन किया गया है भारत और श्रीलंका के द्वारा, जिसका असर हमें चाइना पर जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या है ये पूरा मसला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया और श्रीलंका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन पब्लिक सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिससे कि वो मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एमआरसीसी कोलंबो में सेटअप कर सके। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसकी क्या फीचर्स है? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना की अगर हम बात करें, क्योंकि चाइना इंडियन ओशन में घिराव बनाना चाहता है, चाइना इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहता है, जिससे कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोक सके। और इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता है, भारत बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना का वर्चस्व इंडियन ओशन में बढ़े। और इसी वजह से यहाँ पर श्रीलंका बोलिए, मालदीव्स बोलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया अपना सिक्योरिटी, मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज कर दे तो यहाँ पर चाइना का दबदबा अपने आप कम हो जाएगा। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो अभी श्रीलंका के साथ हमने ये पैक्ट साइन किया है, इससे जो वर्चस्व है चाइना का वो यहाँ पर कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम अग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है दोनों ही कंट्रीज के बीच में काफ़ी एनहांस हो जाएगी। और इंडियन ओशन रीजन में जहाँ पर इंडिया चाइना राइवलरी कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रही है लास्ट डेकेड से, वो यहाँ पर इंडिया के फेवर में जो है वो चली जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने नेवल फ्लोटिंग डॉग भी प्रोवाइड किया है श्रीलंकन नेवी को, और 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पर श्रीलंकन एयरक्राफ्ट को या एयरफोर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि हमने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से श्रीलंका जो है उसको काफ़ी सारे अपने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि जब हम वेपन्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे एक ये भी चीज़ साबित होती है कि हमारा यहाँ पर दबदबा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपना नेवल बेस वहाँ पर स्टैब्लिश कर देती है,
कोई भी कंट्री अपने इक्विपमेंट जब वहाँ पर होते हैं तो उससे एक समझ लीजिए एक उसका जो हाथखंड है वो यहाँ पर उस कंट्री पर आ जाता है। और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है क्योंकि श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो ऐसे सिनारियो में इंडिया उसकी मदद कर रहा है, इससे एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है, एक जो रिलेशन है वो और ज़्यादा यहाँ पर दृढ़ हो जाते हैं क्योंकि जो चाइना है वो तो फिर अपनी पॉलिसी अपनाता ही है डेब्ट ट्रैप की। यहाँ पर एमआरसीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सी लेन जो है यहाँ पर मॉनिटर किए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव है कि जो इमरजेंसीज होती है उसमें इसका सिर्फ रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। जैसे कि वेसल्स जो डिस्ट्रेस में होते हैं उसमें फटाफट यहाँ पर हम जो है वो रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर सकते हैं। रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन जब होता है लोगों का उसमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो सकता है। और जो यहाँ पर जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स है जैसे ऑयल स्पिल हो गए उसको भी कंटेन करने के लिए, उसको भी कम करने के लिए यहाँ पर ये जो हमने साइन किया है, ये जो सेंटर हम यहाँ पर बनाएंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हर कंट्री जो है ये रिस्पॉन्सिबल है अपना खुद का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। कई मूवीज़ में आपने देखा होगा है ना कि आप श्रीलंकन बॉर्डर में आ गए हो, आप ये आ गए तो रेस्क्यू रीजन जो है ये उसको सर्च करने के लिए अलग अलग कंट्रीज अपना अपना रोल जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाते हैं। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा। जो MRCCS है ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इंडिया में कोस्ट गार्ड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है एंड श्रीलंका में नेवी जो है ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। तो कौन सी कंट्री में कौन सा यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ये भी आपको पता रहना जरूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिसेंट मीटिंग जो हुई है CSC नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, उन्होंने 5 पिलर्स अडॉप्ट किए हैं कोऑपरेशन के लिए। दोनों ही कंट्रीज के साथ जो कोऑपरेशन है उसमें 5 पिलर्स यहाँ पर लाए गए हैं। उसमें से हमें पहला देखने को मिलता है मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जहाँ पर हम यहाँ पर एक तीर से दो निशाने मारेंगे क्योंकि हम यहाँ पर चाइना का जो वर्चस्व है उसको भी कम कर देंगे और अपना जो दबदबा है इंडियन ओशन में उसको भी बढ़ा देंगे। जो टेररिज्म है, जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर करने की बात की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम यहाँ पर टेररिज्म की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आता है और उसको काउंटर करने के लिए दोनों ही कंट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर बहुत अपना अच्छा योगदान जो है प्रोवाइड किया है। जो ट्रैफिकिंग है, जो यहाँ पर ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसके ऊपर भी यहाँ पर काम किया है। साइबर सिक्योरिटी बोलिए, जो प्रोटेक्शन है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, इससे क्या होता है, इससे सीधा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंट्री के पास पहुँच जाती है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है ये भी यहाँ पर कंट्रीज के द्वारा दिया जा रहा है। तो मतलब जो मीटिंग है काफ़ी फ्रूटफुल रही है इन पिलर्स पर। और इन पिलर्स पर अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो एक रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ वो और अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस संदर्भ में मिल गई होगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।